नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। सबका बहुत बहुत स्वागत है। सबको मेरी तरफ से एक बार फिर से वेरी गुड इवनिंग यू ऑल, शुभ संध्या। आपके फिर से स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल एग्जामपुर पर। स्वागत करती हूँ एक बार फिर से मैं शगुन मिश्रा आपके शाम वाले 6 से 7 वाले सेशन में। बहुत सारे बच्चे आ चुके हैं। वेरी गुड इवनिंग यू ऑल। बहुत सारे बच्चे जुड़ चुके हैं। पूर्णिमा कह रही है आज तो मैम मेरा नाम ले लीजिए, नमस्ते बोल दीजिए भाई। ठीक है, बहुत बहुत नमस्ते। प्रशांत मिश्रा, शुभम चौहान, वेरी गुड। ओके, चंदा, संदीप, शंकरलाल, शिवराम, सतीश पाल, गुलफाम, सॉल्यूशन मास्टर, ओके, अंजनी राठौर, पवन, योगेश, वेरी गुड। शंकर शर्मा, परिंदों को मिलेंगी मंजिल एक दिन, फैले हुए उनके पर बोलते हैं, वही लोग रहते हैं खामोश अक्सर, जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। बहुत खूब कहा है। शिवा, अरविंद कुमार, सचिन कुमार, आशा, सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से शाम वाले सेशन में। वेरी गुड इवनिंग यू ऑल। रवि तूफानी, वेरी गुड। अशोक, संजना, जीतू, मनीष, वेरी गुड। सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके 6 से 7 वाले सेशन में। आज फिर से एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आई हूं। आप ऐसे समझो जो वनडे एग्जाम के बेस पर आपका एक टॉपिक रहता है जिसको हम बोलते हैं मेटल, है ना। आज वो हम डिस्कस करेंगे। आशा करती हूं आपने पिछली 3 क्लासेस, क्योंकि आज चौथी क्लास है, पिछली 3 क्लासेस आपने देखी होंगी और उसमें हमने बिल्कुल फंडामेंटल से जैसे चीजों को उठाया था और आगे क्लियर करने की चीजें कोशिश की थी, उन चीजों को आपने भी कैच करने की कोशिश की होगी। ठीक है, सबको नमस्ते, वेरी गुड इवनिंग यू ऑल। सबका नाम लेना थोड़ा उचित नहीं हो पाता है, ठीक है, तो व्यक्तिगत रूप से कोई बुरा मत मानिएगा। चलो इधर। अच्छा, ये थोड़ा सा मैं बताना चाह रही थी बच्चों, ये आपका सेशन आ रहा है, हमारा नया बैच लॉन्च होने जा रहा है जो कि एनटीपीसी के ग्रुप डी के टारगेटेड, जो सीबीटी ग्रुप डी की भर्ती है उसके लिए टारगेटेड बैच है, एकलव्य बैच है ना। और इसकी फीस मात्र रखी गई है 499 रुपए। इसके स्पेशल पॉइंट्स मैं आपको बता दूं, इसमें ना केवल हम लोग वीडियो क्लासेस के साथ अपनी उस क्लास की पीडीएफ देंगे, इसके अलावा YouTube के अपने जितने भी अब तक सेशन हुए हैं, YouTube के जो फ्री क्लासेस के सेशन हुए हैं, उन सेशन की भी आपको पीडीएफ मिलेगी। इसके अलावा आपको टेस्ट सीरीज इसमें बिल्कुल फ्री मिलने वाली है ना। पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, वो तो आपको मिलते ही हैं वैसे भी, है ना। इसके अलावा लाइव रिकॉर्डेड क्लास जो होती है हमारी, कौन सी, जो फ्री क्लासेस होती हैं यूट्यूब वाली, उन सबके पीडीएफ के साथ वो रिकॉर्डेड क्लास और प्लस टेस्ट सीरीज आपको मिलने वाली है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। जो भी बच्चे कहीं ना कहीं अगर इसके रिगार्डिंग कोई भी जानकारी चाहते हैं, इफ यू वांट द फर्दर इंफॉर्मेशन यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन द गिवन नंबर। इन नंबर्स पे आप एक कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। खैर, आज का टॉपिक आगे बढ़ाते हैं। आज बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है, बिकॉज आज का टॉपिक आपका जा रहा है किस टॉपिक की ओर, मेटल नॉन मेटल की ओर। अब मेरी बात समझिएगा, वनडे एग्जाम में जब भी बात होती है कि मैम कौन से टॉपिक ऐसे हैं केमिस्ट्री में जो कि ज्यादातर पूछे जाते हैं, तो मैं आपको बोलती हूं क्या कि एक तो ये वाला टॉपिक जिसको हम बेसिक बोलते हैं केमिस्ट्री की एबीसीडी, जिसको हम जाते हैं किस नाम से, एक तो अम्ल क्षार एवं लवण, अम्ल क्षार एवं लवण, एसिड बेसेस एंड साल्ट्स वाला चैप्टर, ठीक है। और उसके अलावा मेटल, नॉन मेटल एंड सेमी मेटल, जिसको हम धातु, अधातु एवं अर्ध धातु के नाम से जानते हैं, है ना। धातु, अधातु एवं अर्ध धातु, ये मेजर चैप्टर रहते हैं, है ना। और इसके अलावा अगर हम बात करें एटॉमिक स्ट्रक्चर, मतलब परमाणु संरचना, वो हम आपसे डिस्कस कर ही चुके हैं, परमाणु संरचना, है ना। खैर, हम ये चीजें आगे डिस्कस करेंगे। अभी मैं ये सारी बातें इसलिए आपको बता रही थी कि टॉपिक मेटल्स को अच्छे से कवर करने की कोशिश करिएगा। केमिस्ट्री के बेसिक्स यहां से उठाए जाते हैं, तो ये चैप्टर आपका वनडे एग्जाम के बेसिस से बहुत इंपॉर्टेंट है। हम एमसीक्यूज के नजरिए से तो कवर करेंगे आज के क्लास में, लेकिन थोड़ा सा देखते हैं कि धातुएं होती क्या हैं, मेटल्स क्या होते हैं। मेरी बात सुनिएगा ध्यान से, धातुएं क्या होती हैं। दोस्तों, मैं जब आपसे परमाणु संरचना का चैप्टर डिस्कस कर रही थी, जब मैंने आपसे परमाणु संरचना चैप्टर कल परसों के लेक्चर में जो डिस्कस किया, उसमें मैंने आपको बताया था बोहर के एटॉमिक मॉडल में कि परमाणु एक गोलाकार कण है जिसमें बीचों बीच में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जैसे मूलभूत कण रहते हैं, जिसको न्यूक्लियस या नाभिक बोलते हैं। जबकि परमाणु के चारों ओर जो भिन्न भिन्न कक्षाएं हैं, जिन्हें ऊर्जा स्तर या एनर्जी लेवल्स बोल दिया जाता है। क्या बोल दिया जाता है? भिन्न भिन्न ऊर्जा स्तर। किसके ऊर्जा स्तर? इलेक्ट्रॉनों के ऊर्जा स्तर, एनर्जी लेवल्स। इनको शेल्स के नाम से हम पढ़ के आते हैं, है ना। ध्यान से सुनो, मेटल्स होते क्या हैं।
सुनो मेरी बात, एक्चुअली होता क्या है, जब मेटल शब्द तुम्हारे सामने बोला जाता है, धातुएं, तो हमारे माइंड में तुरंत आता है सोना, हमारे माइंड में तुरंत आता है चांदी, लोहा, निकिल, है ना, जस्ता, ये मेटल्स आते हैं। लेकिन क्या वही धातु है जो हार्ड हो? क्या वही धातु है जो चमकदार हो? क्या वही धातु है जो कि कहीं ना कहीं लस्ट्रस हो? चीजें नहीं समझ में आ रही तो अभी समझते हैं। मेटल किसको माना गया है केमिस्ट्री के अनुसार? रसायन विज्ञान की भाषा में धातु क्या होनी चाहिए? तो देखो जरा, हर वो तत्व, प्रकृति में 118 तत्व अब तक हैं, पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट हैं, लेकिन हर वो तत्व जिसकी बाह्यतम कक्षा में 4 से इस वाली कक्षा में, सपोज जो बाह्यतम कक्षा, जैसे मैंने ये जो एटम बनाया है, इसकी बाह्यतम कक्षा कौन सी हो गई? ये वाली, जिसकी बाह्यतम कक्षा में 4 से कम मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। मतलब जरा देखिए, जैसे कि सोडियम, एटॉमिक नंबर 11, 2, 8, 1, इसकी बाह्यतम कक्षा हो गई कौन सी? K-L-M, इसकी बाह्यतम कक्षा हो गई। इसकी बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है जो कि 4 से कम है। इसी तरीके से अगर आप देखो तो मैग्नीशियम, एटॉमिक नंबर 12, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनेगा 282। इसके कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग इसकी आउटर मोस्ट शेल भी M होगी, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन 4 से कम। इसी तरीके से एल्यूमिनियम, एटॉमिक नंबर 13, और बनेगा कॉन्फ़िगरेशन 283, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन 4 से कम, मतलब 3। तो ऐसे तत्व जिनकी बाह्यतम कक्षा में 4 से कम मुक्त इलेक्ट्रॉन मिलते हैं, समझो, वो एलिमेंट ऑक्टेट पूरा करने के कारण, क्योंकि बोहर का परमाणु मॉडल कहता है कि अगर किसी तत्व के परमाणु को मिनिमम या कह सकते हो निम्नतम स्थायित्व धारण करना होता है, इफ एनी एटम of any element wanted to gain the minimum stability, so it should be complete octet in its outermost shell। तो किसी भी तत्व के परमाणु को यदि निम्नतम स्थायित्व धारण करना है तो इसकी बाह्यतम कक्षा में अष्टक होना चाहिए। तो सोडियम जैसे तत्व, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम जैसे तत्व जिनकी बाह्यतम कक्षा में 4 से कम मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो सुनिए ध्यान से, ये अक्सर उन इलेक्ट्रॉनों का दान कर देते हैं और अपना अष्टक पूरा करते हैं। मतलब फिर इनके ये इलेक्ट्रॉन यहां काउंट नहीं होंगे और उतना ही इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। जिनको चीजें नहीं समझ में आई एक बार देखिए, जैसे कि सोडियम है, 1 इलेक्ट्रॉन दान कर देगा, 2, 8, 1 दान कर दिया, तो 1 दान करने के बाद इसका कॉन्फ़िगरेशन सिर्फ 2, 8 रह जाएगा और इसके ऊपर क्या आ जाएगा? इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा कि इसने 1 इलेक्ट्रॉन दान कर रखा है। अब ये कहलाएगा क्या? ये कहलाएगा सोडियम आयन। ये क्या कहलाएगा? सोडियम आयन कहलाएगा। इसी तरीके से वो कैल्शियम की सपोज हम बात करते हैं, एटॉमिक नंबर 20, 2, 8, 8, 2, 2 इलेक्ट्रॉन दान करेगा क्योंकि अष्टक पूरा करना है इसे। फिर ये बना लेगा कैल्शियम डबल पॉजिटिव आयन। ये डबल पॉजिटिव शो कर रहा है कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन दान कर रखे और इसके ऊपर इस तरीके से पॉजिटिव चार्ज आने के बाद, आयन बनने के बाद इसका कॉन्फ़िगरेशन सिर्फ 2, 8, 8 रह जाएगा और अष्टक इसका पूरा हो जाएगा। तो परिभाषा क्या पढ़ाई गई है हमको 8th या 9th क्लास में? क्या कि वो सारे तत्व जो कि अष्टक पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन का दान करके पॉजिटिव आयन या जिसको धनायन बोलते हैं, धनायन बनाने की क्षमता रखते हैं, धातुएं कहलाती हैं। वो सारे तत्व जो इलेक्ट्रॉन के दाता होते हैं, कौन कौन से होते हैं? जरा एग्जाम्पल, सोडियम आयन, पोटेशियम, कैल्शियम, है ना, इसी तरीके से एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, है ना, ये सारे तत्व धातुओं में काउंट होते हैं। आयरन, आयरन की अगर हम बात करें तो ये फेरिक भी बनाता है, फेरस भी बनाता है, तो इसकी डबल और ट्रिपल वैलेंसी हम दोनों काउंट करेंगे। विस्तार से इसको हम बाद में लेंगे, लेकिन अभी आपको मैं इन शॉर्ट बोलूंगी, जितने भी नॉन साइंस वाले बच्चे हो, आपने जिन तत्वों के ऊपर हमेशा पॉजिटिव आयन देखा है, जैसे कि सोडियम के ऊपर हमेशा ऐसे देखा है, कभी आपने सोडियम को ऐसे नहीं देखा।
तो ये सब धातुएं काउंट होती हैं। धातुएं कहीं ना कहीं अगर हम बात करें डेली लाइफ में सोडियम का क्या यूज है, तो डेली लाइफ में कोई हम चम्मच तो बनाते नहीं है, लेकिन क्या लोहा सोना चांदी के अलावा धातुएं नहीं है? बिल्कुल धातुएं हैं। बॉडी में अगर कैल्शियम की कमी हो जाती है तो हड्डियां कमजोर पड़ जाती हैं, है ना। ये बेसिक सी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। अब बात करते हैं इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जो कि आपसे पूछे जाते हैं। मेटल्स क्या होते हैं वो हमने आपके संग अभी डिस्कस करने की कोशिश की। फटाफट इनसे रिलेटेड कैसे एमसीक्यूज बनेंगे और क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं डिस्कस करते हैं। एक रिक्वेस्ट करूंगी, सेशन को फटाफट शेयर कर दीजिएगा जिससे कि ये क्वेश्चन ज्यादातर बच्चों की कॉपी में पहुंच जाएं। छोटू भदौरिया कह रहे हैं वेरी गुड, आयन धातु होती है पॉजिटिव आयन, वेरी गुड। मोनी वेरी गुड, सौरभ, साहिल वेरी गुड, अमनदीप कह रहे हैं 25 का वैलेंसी बता दो। वो सारी चीजें ट्रांजिशन मेटल्स को हम डिस्कस करेंगे, अभी थोड़ा सा बेस क्लियर हो जाने दो, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। ट्रांजिशन मेटल्स में आ जाते हैं कॉपर वगैरह, इनको हम पक्का डिस्कस करेंगे। इधर देखो, अभी क्वेश्चन है आपका, इनमें से किसे धातुराज कहा जाता है? जल्दी से आंसर दो, इनमें से किसे धातुराज कहा जाएगा? जल्दी से आंसर दो, इनमें से किसे धातुराज के नाम से जाना जाता है? तो ध्यान से सुनिए, धातुराज सोने को कहा जाता है, जिसको इंग्लिश में हम गोल्ड बोलते हैं। सोना धातुराज कहलाता है। क्यों? क्योंकि यह अति निम्न क्रियाशील धातु है। अति निम्न क्रियाशील मतलब इट इज द लीस्ट रिएक्टिव मेटल। इट इज अ लीस्ट रिएक्टिव मेटल। लीस्ट रिएक्टिव अभी भी नहीं समझ में आया? ये बताओ कि गोल्ड की ज्वेलरी के ऊपर कभी भी जंक लगती है? नहीं। तो सोना एक अति निम्न क्रियाशील धातु है, ऐसे समझो वर्षों तक रखा रहता है लेकिन इसके ऊपर जंक नहीं लगती। पूरी पीरियोडिक टेबल में आपने, अगर मैं ऐसे समझाऊं आपको कि आपने इसका कंपाउंड कभी नहीं सुना होगा, है ना। गोल्ड का कंपाउंड जल्दी नहीं बनता। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, क्या फूल गोल्ड इज एक्चुअली रिलेटेड टू? बताओ, मूर्ख सोना किसे कहा जाता है? मूर्ख सोना या झूठा सोना किसे कहते हैं? मूर्ख सोना, ये मेटल के टॉप 20 क्वेश्चंस आज डिस्कस करूंगी, जल्दी से देखो। हाँ, मूर्ख सोना या झूठा सोना किसे कहा जाता है? याद रखिएगा, पायराइट। पायराइट क्या होता है? आयरन के सल्फाइड को, आयरन सल्फाइड को, मतलब FeS2 आयरन सल्फाइड, जो कि देखने में हूबहू पीला पीला होता है, इसका औद्योगिक नाम पायराइट है। और पायराइट को मूर्ख सोना अथवा झूठा सोना, फूल गोल्ड या फेक गोल्ड बोला जाता है। फूल या फेक गोल्ड का अगर क्वेश्चन आता है तो याद रखिएगा, पायराइट का क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए जल्दी से। क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, विच मेटल विल बी मोस्ट डेंस? बताओ भाई, इनमें से कौन सी धातु जिसका घनत्व तो सबसे ज्यादा होगा? इनमें से किसका घनत्व तो सबसे अधिक होगा? ये क्वेश्चन है भाई, बताओ घनत्व तो किसका सबसे अधिक होगा? ओके, जल्दी से बताओ। वेरी गुड, हाँ जी, नागरानी कह रहे हैं पायराइट, वेरी गुड। हाँ, इसका क्वेश्चन दो जल्दी से, बहुत सही जा रहे हो। इनमें से किसका घनत्व तो सबसे अधिक होगा? अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा कि मरकरी एक ऐसा मेटल है, मरकरी जिसको हम बोलते हैं पारा, है ना। हिंदी में बोलते हैं पारा, इंग्लिश में बोलते हैं मरकरी। मरकरी एक ऐसा मेटल है जो कि द्रव अवस्था में मिलता है। एक्सप्लेनेशन सुनिए अब आप ध्यान से। ये द्रव अवस्था में मिलता है। ये कैसा होता है? इसका पृष्ठ तनाव काफी ज्यादा होता है, मतलब इसकी सतह पर सिक्का तैरता है, मतलब इसकी सतह पर सिक्का तैरता है। अगर आप कोई भी धातु का सिक्का इसके ऊपर डालोगे तो वो डूबेगा नहीं, वो तैरने लग जाएगा। लेकिन मात्र सोना एक ऐसी धातु है जो कि पारे में डूब जाता है, मतलब पारे के आगे लगभग सभी का घनत्व कम है, परंतु पारे के आगे गोल्ड का डेंसिटी क्या हो जाती है? ज्यादा हो जाती है। तो
पारे से भी अधिक घनत्व अगर है किसी का तो वो है सोना। तो यहां पर आंसर आपका होना चाहिए गोल्ड। मेरी बात समझ में आई? यहां आपके 3-4 क्वेश्चन मैंने क्लियर करा दिए। क्या? एक धातु जो कि द्रवावस्था में पाई जाती है पारा, जिसका पृष्ठ तनाव काफी ज्यादा होता है, इसकी सतह पर सिक्का भी तैरता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, इसकी सतह पर सिक्का भी तैरता है। ठीक है बच्चा, मैं बार बार नहीं बोलूंगी, लेकिन एक चीज समझो, ये क्वेश्चन मैं चाहती हूं ज्यादा से ज्यादा बच्चों की कॉपी में पहुंचे, तो बच्चा सेशन को शेयर करते रहिएगा। ठीक है, तो इसकी सतह पर सिक्का भी तैरता है, परंतु मात्र सोना एक ऐसी धातु है जो कि पारे में डूबता नहीं है, जो कि पारे में पारे पर तैरता नहीं है, उल्टा बोल गई, पारे में मतलब डूब जाता है, क्योंकि इसका घनत्व काफी ज्यादा होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, मेटल विच इज नॉट अलाउड ड्यूरिंग फ्लाइट जर्नी, इनमें से कौन सी धातु हवाई जहाज से यात्रा के दौरान प्रतिबंधित है? इनमें से कौन सी धातु हवाई जहाज से यात्रा के दौरान प्रतिबंधित होती है? बताओ भाई, पुराने क्वेश्चन। अब ओके, सर्वाधिक घनत्व सोना, वेरी गुड। दादी प्रकाश कह रहे हैं चुपचाप पढ़ाई करो, वेरी गुड। मेटल विच इज नॉट अलाउड ड्यूरिंग फ्लाइट जर्नी। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, पारा एक ऐसी धातु है, यहीं पर मैं लिख रही हूं, सुनिए, मरकरी एक ऐसा मेटल है, ठीक है, पारा एक ऐसी धातु है जो कि सोने के साथ और एल्यूमिनियम के साथ शीघ्र अमलगम बनाता है। मतलब हाँ, इधर देखो कि ये सोने के साथ और एल्यूमिनियम के साथ शीघ्र अमलगम बनाता है। मतलब जो हवाई जहाज की बॉडी है वो क्या होती है? वो एल्यूमिनियम की मिश्र धातु से मिलकर बनी होती है। एल्यूमिनियम की मिश्र धातु होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? एल्यूमिनियम की मिश्र धातु, जिसको ड्यूरेलिनियम के नाम से जाना जाता है। लेकिन प्राथमिकता इसमें किसे दी जाती है? इस मिश्र धातु में एल्यूमिनियम को। और एल्यूमिनियम के साथ क्योंकि पारा बहुत जल्दी अमलगम बना लेता है, मतलब अमलगम क्या होता है? हर वो मिश्र धातु जिसमें पारा उपस्थित है, मतलब Hg और Al अगर हम लिख देते हैं तो हम इसको एल्यूमिनियम का अमलगम बोल सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम पारे के साथ सिल्वर लिख देते हैं तो इसे हम सिल्वर का अमलगम बोल सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम सिल्वर के साथ इसी तरीके से गोल्ड लिख देते हैं, ठीक है, तो इसे हम गोल्ड का अमलगम बोल सकते हैं। समझाना मैं क्या चाह रही थी, आप वो समझो कि हर वो मिश्र धातु जिसमें पारा उपस्थित है वो अमलगम कहलाता है। और अगर हम बात करें कि फ्लाइट में क्यों नहीं अलाउ होता है पारा या थर्मोमीटर ले जाना, बिकॉज एल्यूमिनियम के ऊपर अगर पारा टपकाया जाए तो ये प्रैक्टिकल है काफी फेमस कि तुरंत वहां पर अमलगम जैसा बनना शुरू हो जाता है। अमलगम है ना, मिश्र धातु बननी शुरू हो जाती है। तो याद रखिएगा कि क्योंकि इसका एक्सप्लेनेशन क्या होगा, क्योंकि जो हवाई जहाज है वो एल्यूमिनियम की मिश्र धातु से बना है, और एल्यूमिनियम क्योंकि पारे के साथ शीघ्र अमलगम बनाता है, यही कारण है कि हवाई जहाज में पारा प्रतिबंधित होता है। याद रखिएगा। क्वेश्चन सुनिए, मरकरी नेवर मेक्स अमलगम विद, बताओ इनमें से किस धातु के साथ पारा कभी अमलगम नहीं बनाएगा? वेरी गुड, जल्दी से आंसर दो। Hg में कोई सर, ओके वेरी गुड। मैम अमलगम क्या होता है? रश्मि समझ में आ गया अमलगम क्या होता है? हर वो मिश्र धातु जिसमें पारा उपस्थित होता है अमलगम कहलाती है। ठीक है, वेरी गुड, बीच बीच में सेशन को शेयर करते रहिए। ठीक है, वेरी गुड। क्वेश्चन देखिए, पारा किसके साथ अमलगम नहीं बनाता है? तो याद रखिएगा, पारा कभी लोहे के साथ अमलगम नहीं बनाता है। पारा कभी लोहे के साथ अमलगम मतलब बोले तो मिश्र धातु नहीं बनाता। याद रखिएगा, कभी भी आप Hg और Fe ये मिश्र धातु नहीं पढ़ोगे। क्यों? ऐसे समझो, ये इसके संग समांगी मिश्रण नहीं बना पाता, होमोजीनियस सॉल्यूशन नहीं बन पाएगा इसका। तो पारे के साथ कभी लोहा अमलगम नहीं बनाएगा। और एग्जाम अगर तुमसे पूछ चुका है तो कैसे, एक तो डायरेक्ट ऐसे जैसे मैंने पूछा, और दूसरा पूछा है कि बताओ इनमें से किस धातु के पात्र में पारे को रखना चाहिए। तो लैब में अगर हमें क्या रखना है, मरकरी को रखना है, तो लैब में
मरकरी को रखने के लिए ऐसी धातु होनी चाहिए जो कि अमलगम ना बना ले, है ना। तो याद रखो लोहे में रखा जाएगा। इसी तरीके से आपसे अगला क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, देखो ध्यान से। एलॉय यूज्ड इन टूथ फिलिंग। डेंटिस्ट जब दांतों में छेद हो जाता है, जिसको बोलते हैं टूथ फिलिंग करना, तो किसका अमलगम प्रयोग किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ध्यान से सुनिए। तो याद रखो किसकी मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है दांतों में भराई के लिए, तो याद रखिए मरकरी एलॉय। मरकरी एलॉय जिसको हम अमलगम बोल सकते हैं, ये क्या होता है, इधर देखो किसका एलॉय, तो मरकरी के साथ सिल्वर का एलॉय, जिसको हम सिल्वर अमलगम भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, इसको हम चांदी का अमलगम भी कह सकते हैं। भाई एक ही चीज मैं आपको समझाने का प्रयास कर रही हूं कि पारे के साथ कोई भी अगर मिश्र धातु बनती है तो वो अमलगम है, ठीक है, अमलगम है, ठीक है। तो अगर ये जो है इसको हम मरकरी एलॉय भी बोल सकते हैं, मतलब पारे की मिश्र धातु भी बोल सकते हैं, तो हम इसको सिल्वर अमलगम भी बोल सकते हैं। इसका दांतों में भरावन के लिए प्रयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन फटाफट डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन पूछता है स्टेनलेस स्टील इज हार्ड बिकॉज ऑफ। स्टेनलेस स्टील की कठोरता इनमें से किसके कारण अधिक होती है। वेरी गुड, अशोक रॉयल, गुलजार वेरी गुड, शैलेंद्र कुमार, शिवम वर्मा, संजीव एग्जामपुर स्टूडेंट, अवनीश गौतम, शिवम वर्मा, डी कुमार, सक्सेस मंत्रा वेरी गुड, बहुत सही जा रहे हो, लकी राय, शिव मानी शर्मा वेरी गुड, पूर्णिमा, पारा मिश्र धातु वेरी गुड। इधर देखो स्टील की कठोरता किसके कारण बनती है। अब मेरी बात सुनना ध्यान से। किचन में अगर हम लोहे के बर्तन यूज करें, सॉरी हाँ ये क्वेश्चन था आपका, क्या कि किचन में अगर हम लोहे के बर्तन अगर यूज करेंगे तो क्या होगा, उन पे जंग लगेगी, तो हम उसकी मिश्र धातु बना देते हैं। आयरन, निकेल, क्रोमियम और कार्बन। मिश्र धातु क्यों बनाई जाती है भाई, दैनिक जीवन में हम पीतल यूज करते हैं जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं ब्रास, वो भी मिश्र धातु होती है किसकी, कॉपर की और जिंक की। ये क्यों मिश्र धातुएं हम बना देते हैं, सरल सी भाषा में समझो कि शुद्ध धातुओं के ऊपर जंग लगती है। शुद्ध धातुओं की फितरत है कि वो वातावरण में पाई जाने वाली गैसों के साथ अशुद्धि की लेयर बना लेती हैं। जैसे लोहे की अगर हम बात करें तो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन के साथ और मॉइस्चर के साथ जलवाष्प और ऑक्सीजन के कारण लोहे के ऊपर भूरी भूरी जंग लग जाती है। इसकी किसकी परत जम जाती है, आयरन ऑक्साइड की, है ना। तो मिश्र धातु बनाने का कारण क्या है, धातुओं को जंग रहित बनाना। तो हम स्टेनलेस स्टील जो बनाते हैं उसमें हम 4 मिश्र धातुएं यूज करते हैं, आयरन, निकेल, क्रोमियम और कार्बन, जिसमें 3 धातुएं हैं और कार्बन अधातु है जो कि क्या करेगा, जो कि कठोरता प्रदान करने का काम करता है। याद रखिएगा स्टेनलेस स्टील में कार्बन मिलाने का उद्देश्य मात्र कठोरता प्रदान करना है, और यही कारण है कि कार्बन की बहुत कम मात्रा अराउंड 0.1 टू मैक्सिमम 1.5% इतनी मात्रा ही मिलाई जाती है। तो कार्बन कठोरता प्रदान करने का कार्य करता है किसमें, स्टेनलेस स्टील में। वेरी गुड, चलो अगला क्वेश्चन ध्यान रखिए। मेन ओर ऑफ आयरन इन नेचर, प्रकृति में लोहा सबसे ज्यादा किस अयस्क के रूप में प्राप्त होता है। क्वेश्चन बताइए, प्रकृति में लोहा सबसे ज्यादा किस रूप में प्राप्त होता है, प्रकृति में लोहा किस अयस्क के रूप में सबसे ज्यादा प्राप्त होता है। एक काम करें, इस क्वेश्चन को हम समझेंगे, पहले हम यहां पर अयस्क के बारे में बात करना चाहते हैं आपसे। अयस्क क्या होते हैं बच्चा, ये बताओ पहले, है ना। अयस्क क्या होते हैं, जिसको हम अयस्क बोलते हैं या अंग्रेजी में ओर बोलते हैं। बहुत ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, ठीक है, अगर कोऑर्डिनेट करोगे तो सारी चीजें क्लियर होंगी। कि घर में लोहे का बर्तन रखा है, इसके ऊपर ऑक्सीजन और मॉइस्चर के कारण जंग लग गई और हमने बोला Fe2O3 आयरन ऑक्साइड की क्या लग गई, जंक लग गई, रस्टिंग हो गई इंग्लिश में बोलें तो।
लेकिन एक बात बताओ, घर में अगर हमने लोहे की साइकिल, लोहे का चाकू, लोहे का बर्तन आंगन में छोड़ दिया तो उसके ऊपर ये जंग लग गई। लेकिन जब आप प्रकृति से लोहा लेने जाते हो, मतलब आयरन की जब, इस्पात की जब खनन होता है, तो बताओ कि प्रकृति किस रूप में तुम्हें लोहा देगी? अरे प्रकृति में लोहा हो और चाहे घर में लोहे की कढ़ाई हो, बनाएगी तो आयरन का ऑक्साइड ही। तो ऐसे समझो, जिसको हम हेमेटाइट बोल रहे हैं वो है क्या? ये हेमेटाइट Fe2O3 ही है। अयस्क क्या होते हैं? प्रकृति में जब धातुओं को आप मांगने जाते हो तो प्रकृति आपको धातु शुद्ध रूप में ना देकर अशुद्धि के साथ देती है। मतलब धातुओं का कंपाउंड, मतलब यौगिक रूप हमें मिलता है। और क्या रूप मिलता है लोहे का? ऑक्साइड रूप मिलता है। चाहे तुम इसे घर में जंक कह लो और चाहे कॉमर्शियल लैंग्वेज में हेमेटाइट कह लो। बात आ रही समझ में? तो इसको हम क्या बोलते हैं? अयस्क बोलते हैं। अयस्क और प्लस एक वर्ड होता है खनिज, उसमें क्या अंतर होता है? दो वर्ड हो जाते हैं, एक अयस्क और याद रखो दूसरा वर्ड हो जाता है जिसको हम खनिज बोलते हैं। मैं मिनरल और ओर्स, इसमें अंतर क्या है? अब मैं एक सिचुएशन दे रही हूं आपको। कोई मेटल है X और प्रकृति में ये 3 यौगिकों के रूप में प्राप्त होती है, जैसे A, B और C। X मेटल है, मान लो लोहा ही है, इसके 3 कंपाउंड हैं जिनको अभी हम अयस्क बोल रहे थे या कुछ भी बोल रहे हैं, ठीक है। अगर हम A से निकालते हैं X मेटल को तो मिलती 75%, लागत आती 5 करोड़ रुपए। B से जब हम निकालते हैं तो मिलती है 30%, लागत आती है सपोज एग्जाम्पल के तौर पे 4 करोड़ रुपए। और इसी तरीके से जब हम C से निकालते हैं, ठीक है, तो मिलती है 80% और लागत आती है 3 करोड़ रुपए। अगर मैं तुमसे पूछूं कि प्रकृति तो तुम 3 रूपों में दे रही है तुम्हें धातु, तुम किस में पैसा लगाओगे? तुम किस में पैसा लगाओगे? तो आप अभी तुरंत मेरे को आंसर दोगे कि मैम 80% मिलेगी और मात्र 3 करोड़ में। तो ये वाला ऑप्शन ज्यादा सुइटेबल है इन्वेस्टमेंट के पर्पज से। तो अब मेरी बात आप ध्यान से सुनोगे। आज के बाद आप खनिज और अयस्क, मिनरल्स और ओर्स में कंफ्यूज मत होना। क्यों? क्योंकि डेफिनेशन क्या कहती है कि प्रकृति में अगर कोई धातु किसी भी कंपाउंड के रूप में मिल रही है तो वो उसका खनिज होगा। लेकिन सरकार जिस खनिज को चुनती है उस धातु के निष्कर्षण के लिए, उसको हम अयस्क बोलेंगे। समझ में आ रही मेरी बात? एग्जाम्पल के तौर पे जैसे A, B, C, ये तीनों इसके क्या कहलाएंगे? मिनरल्स कहलाएंगे। इसके मिनरल्स कहलाएंगे। लेकिन ओर्स क्या कहलाएंगे? और सिर्फ वो कहलाएगा जिस पे आप पैसा लगाने के लिए या गवर्नमेंट पैसा लगाने के लिए चूज करती है। इज इट क्लियर? तो ये चीजें आपको थोड़ा सा क्लियर होनी चाहिए, इसलिए मैंने बीच में बताया। चलो वापस आते हैं एमसीक्यू पे। फिलहाल यहां पे सही आंसर आपका क्या होगा? यहां पे सही आंसर आपका होगा दैट इज हेमेटाइट। हेमेटाइट इज द राइट आंसर हियर। ठीक है, अगला क्वेश्चन फटाफट देखिए। क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि रूबी एंड सफायर्स आर केमिकली नोन एज। प्रकृति में हम कीमती रत्न सुनते हैं किस नाम से? माणिक और नीलम के नाम से। तो प्रकृति में माणिक तथा नीलम ये क्या कहलाते हैं? माइका कहलाते हैं। हिंदी में भी इसको हम लिख देते हैं माइका। कोरंडम को अभ्रक बोलते हैं। क्या कहलाता है? आंसर दीजिए। इसको अभ्रक बोलते हैं, अगर आपने पढ़ा होगा क्ले। इसको चीका मिट्टी भी बोल देते हैं या इसको चिकनी मिट्टी भी बोल देते हैं। और टेल्क रॉक को बाय द वे इसी के नाम से जाना जाता है। टेल्क चट्टान बोल सकते हो आप। बताओ भाई, प्रकृति में जो कीमती रत्न होते हैं, वेरी गुड, बहुत सारे, पूर्णिमा वेरी गुड, मोनी, सुरजीत, छोटू, बहुत सारे लोगों ने सही आंसर दिया है। क्या? कोरंडम, जिसको अभ्रक के नाम से जाना जाता है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। हम लोग उंगलियों में लोगों को रत्न पहने देखते हैं, जैसे कि लाल रंग का पत्थर होता है, वो आपने इस उंगली में लोगों को पहने देखा होगा। इसको हम इंग्लिश में रूबी बोलते हैं, माणिक। और इसी तरीके से नीलम, ये नीले रंग का होता है।
आपने मिडिल फिंगर में लोगों को पहने देखा होगा। इसी तरीके से इस वाली फिंगर में आपने पीले रंग का पुखराज पहने देखा होगा। ये क्या होते हैं? प्रकृति में अगर आप केमिकली टेस्ट कराने जाओ, जैसे हीरा, इधर सुनो, जैसे हम हीरा वर्ड यूज करते हैं डायमंड, तो डायमंड क्या है? केमिस्ट्री की लैंग्वेज में कार्बन का एलोट्रोप है, जिसमें कार्बन कार्बन एटम टेट्राहेड्रन स्ट्रक्चर में मिलते हैं। इसको मैडम हीरा बोलते हैं। सिंपल सी बात है ना, यही तो बोलते हो हीरा, है ना। इसी तरीके से अगर आपको माणिक और नीलम को डिफाइन करना पड़े तो याद रखना, माणिक और नीलम क्या होते हैं? एल्यूमिनियम के ऑक्साइड होते हैं, जिनको कोरंडम जाति का पत्थर या अभ्रक के नाम से हिंदी मीडियम में पूछा जाता है। माणिक तथा नीलम की अगर टेस्टिंग कराई जाए, जैसे डायमंड की टेस्टिंग कराई जाए, तो वो कार्बन का एलोट्रोप निकलेगा। इसी तरीके से अगर इनकी टेस्टिंग कराई जाए तो ये एल्यूमिनियम के ऑक्साइड होते हैं, जिनको हम अभ्रक के नाम से जानते हैं। याद रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन देखो, कैरेट डिफाइंस द व्हाट ऑफ डायमंड। अगर हम कैरेट शब्द यूज करते हैं, मेरी बात सुनिएगा ध्यान से, वेरी गुड। राजेश जायसवाल, मिनी मिश्रा, राम, वेरी गुड। मर्दू, बहुत सारे बच्चे सही आंसर, लेकिन हीरा इन सब के अंतर्गत नहीं आता है मैम। हाँ, मैं आपको सिर्फ ये समझाना चाह रही थी कि ये माणिक और नीलम कब प्योर होंगे, हीरा कब प्योर होगा। हीरा अगर कार्बन का एलोट्रोप है तो वो प्योर है, मतलब शुद्ध है, और नहीं तो तुम्हें हीरे की जगह चमकदार क्वार्ट्ज वगैरह दे दिया गया है, क्योंकि प्रकृति में सिर्फ हीरा ही चमकदार नहीं होता, प्रकृति में हीरे जैसे और भी रत्न होते हैं जो कि चमकदार होते हैं। खैर, यहां पे देखो, कैरेट शब्द किसको परिभाषित करता है? कैरेट शब्द मास को परिभाषित करता है। मतलब कैरेट शब्द जब हम डायमंड के लिए यूज करते हैं कि इतने कैरेट का डायमंड है, तो इसका मतलब इतने वजन का, 1 कैरेट इज इक्वल्स टू होता है 200 मिलीग्राम। याद रखिएगा, तो कैरेट शब्द किसी भी रत्न के वजन को बताता है, कितने रत्ती का। इधर सुनो, इंटरनेशनल लैंग्वेज हम कैरेट यूज करते हैं, जबकि इंडिया में अगर आप ज्वेलर्स की दुकान पे जाओगे तो वो आपसे पूछेंगे कितने रत्ती का दे दें, क्योंकि 1 रत्ती इज इक्वल्स टू 180 मिलीग्राम। मेरी बात समझिएगा ध्यान से। ये रत्ती क्या है? ये भी वजन की यूनिट है, मात्रक है। कितने रत्ती का मोती, कितने रत्ती का आपने पन्ना या ये सब रत्न पहन रखे, तो ये रत्ती इज इंडियन लैंग्वेज एंड कैरेट इज द इंटरनेशनल लैंग्वेज एंड द यूनिट। अब जब आपको भाई फिजिक्स में पढ़ाया जाता है ग्राम, मिलीग्राम, किलोग्राम, ये सब द्रव्यमान की क्या होते हैं? ये द्रव्यमान के मात्रक हैं। गलत तो नहीं करोगे? क्वेश्चन ये ध्यान रखना, ये बच्चे सब गड़बड़ करके आए थे, एएलपी में पूछा गया था ये क्वेश्चन बच्चों से। देखो, अ मेटल यूज स्टार्टेड टू मेल्ट ऑन पाम, ये 2 होगा यहां पे, सॉरी। हाँ, इनमें से कौन सी धातु हथेली पर पिघलना प्रारंभ कर देती है? बताइए, इनमें से कौन सी धातु हथेली पर पिघलना प्रारंभ कर देती है? जल्दी से आंसर दो। वेरी गुड। इनमें से कौन सी धातु हथेली पर पिघलना प्रारंभ करती है? ध्यान से सुनिएगा, गैलियम इज द मेटल। सुनो, तुम लोग अगर यहां पे सोच रहे हो कि ना मैं मरकरी नहीं होना चाहिए था, आप अगर नहीं पता तो बता दूं, 3 धातुएं हैं। कौन कौन सी? सॉरी, हाँ, 3 धातुएं हैं। कौन कौन सी? एक तो पारा, एक गैलियम और सीजियम। मेरी बात समझना, ये अपनी निम्न गलनांक के लिए जानी जाती हैं। मतलब लो मेल्टिंग पॉइंट, इनका मेल्टिंग पॉइंट काफी लो होता है, आप समझना। लेकिन इनमें सबसे ज्यादा लो किसका होता है? पारे का होता है। ये तो इतना लिक्विड होता है कि ग्लास में भरो, उंगली डुबो, निकाल लो। लेकिन अगर हम बात करते हैं इन दोनों की, तो पारे के बाद गैलियम एक ऐसी धातु है, सर्दियों में जैसे गोले का तेल जम जाता है, सर्दियों में जैसे देसी घी जम जाता है, हथेली पे रखा पिघल गया, ऐसा होता है। तो गैलियम एक ऐसी धातु है जो कि हथेली पर पिघलना प्रारंभ कर देती है। सपोज अगर यहां पर गैलियम भी नहीं होता तो आप सीजियम के साथ जा सकते हो। कंसेप्ट को समझो, ये धातुएं नहीं है आंखों के सामने मोम की तरह पिघल जाए ऐसी धातुएं हैं। मरकरी की बात अलग है, मरकरी को मोम की तरह पिघलने की जरूरत नहीं, वो तो ऐसे ही पानी पानी होता है। खैर, ठीक है। तो ये
यू कैन से मैजिकल मेटल्स के नाम से जाने जाते हैं ना, अपने स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स के कारण। चलो अगला क्वेश्चन देखिए, मेटल रिलेटेड टू विल्सन डिजीज, इनमें से कौन सी धातु विल्सन रोग का कारण बनती है? क्वेश्चन नोट कर लेना बच्चा, विद एक्सप्लेनेशन कर लो तो बहुत अच्छी बात है। अशोक रॉयल अप्रिशिएट कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। स्वीटी पांडे वेरी गुड। जी के संदीप, लेकिन हीरा इन सबके अंतर्गत, ओके ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइए। हाँ, 1 तोला इज इक्वल टू 10 ग्राम, राजेश कमलवंशी कह रहे हैं, वेरी गुड। प्रेम चहर, सूरज सिंह, वेरी गुड। मैम गोल्ड के साथ तो शुद्धता की बात, हाँ वहां पे रेशियो की बात होती है। किसने बोला है ये? दीपक यादव कह रहे हैं प्रयागराज से। सुनिए दीपक जी, जब रत्नों में बात करते हैं, देखो मेरी बात समझना, किसी धातु में मिलावट की जा सकती है, पत्थर में मिलावट नहीं होती। पत्थर में जब बात करते हैं तो वजन की लैंग्वेज में बात करते हैं, लेकिन जब धातुओं में बात करते हैं तो अनुपात के अनुसार बात करते हैं, ठीक है। बहुत सही क्वेश्चन वैसे पूछा आपने दीपक जी। कुछ कुछ बच्चे वाकई में तेजी से क्वेश्चन निकल जाते हैं, लेकिन मैं बाद में देखती हूं कि बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं। वेरी गुड मैम। थ्योरी क्यों नहीं करा रहे बच्चा? ये वाले क्वेश्चन ऐसे हैं ना, डेली लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, तो इनको आप एमसीक्यू के माध्यम से विद एक्सप्लेनेशन कर लो, कॉपी में नोट कर लो। मेरा ऐसा मानना है ये इस तरीके से ज्यादा बेटर तरीके से हो जाएंगे। जहां पर थ्योरी की जरूरत लगी कि मेटल होते क्या हैं, वो मैंने आपको बताया, तो आपको थोड़ा सा बच्चा बिलीव करना पड़ेगा, मैं आपको यही बात बोलूंगी अब, ठीक है। चलो, जहां पर थ्योरी की रिक्वायरमेंट होगी वहां पे जरूर हम कलम चलाने में चूकेंगे नहीं। देखो इधर, मेटल रिलेटेड टू विल्सन डिजीज, इनमें से कौन सी धातु विल्सन रोग का कारण बनती है? तांबा एक ऐसी धातु है जो कि विल्सन रोग का कारण होती है, और विल्सन ये किडनी संबंधित बीमारी है, किडनी से संबंधित बीमारी है। याद रखिएगा, ये आपको बायो में पढ़ाया जाता है, इसको लिवर डिसेंट्री भी बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से याद रखिएगा, ठीक है। तो तांबा ये एक ऐसे किस रोग का कारण बनती है? ये आपके विल्सन रोग का कारण बनती है, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन, आपसे पूछ लिया जाता है अक्सर, हाँ अब देखो, जर्मन सिल्वर इज नॉट रिलेटेड टू, क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि जर्मन सिल्वर इनमें से किससे संबंधित नहीं है। वेरी गुड मैम, आपका वीडियो बहुत पीछे चल रहा है, क्या बता रहे हैं बच्चे? आपका वीडियो बहुत पीछे चल रहा है, रिफ्रेश कीजिए। अच्छा जी, हम अपना वीडियो रिफ्रेश कर लें, थोड़ा सा नेटवर्क इश्यू हो रहा है, ये भी समझो आप। जर्मन सिल्वर किससे संबंधित है? तो जरा देखो, जर्मन सिल्वर एक ऐसी मिश्र धातु होती है जो कि कॉपर, निकेल, जिंक से संबंधित है। इसमें सिल्वर का लेना देना ही नहीं है। मतलब वैज्ञानिक थे जिनका नाम था जर्मन E.A. गेटनर, समझना मेरी बात, वैज्ञानिक थे जिनका नाम था जर्मन E.A. गेटनर। उन्होंने डिस्कवर की थी एक मिश्र धातु जिसका जो कि किससे मिलकर बनाई थी? तांबा, निकिल और जस्ता से मिलकर बनाई गई थी। निकिल एक ऐसी धातु होती है जो चांदी की तरह चमकदार होती है। तो इस मिश्र धातु का कलर कैसा दिखा? चांदी की तरह उज्जवल। तो जर्मन सर ने अपने नाम के आधार पर इसका नाम रख दिया जर्मन के द्वारा मिश्र धातु ऐसी जो कि किसकी तरह दिखती है? सिल्वर की तरह, नाम रख दिया जर्मन सिल्वर। अन्यथा इसका सिल्वर से कोई लेना देना नहीं है। याद रखो, आपको 2 क्वेश्चन याद रखने हैं कि जर्मन सिल्वर में सिल्वर नहीं प्रेजेंट होता, 0%, ठीक है। और इसी तरीके से लेड पेंसिल का क्वेश्चन बनता है आपसे जिसमें 0% लेड होता है। 2 क्वेश्चन फेमस हैं वनडे एग्जाम में, क्या कि लेड पेंसिल में लेड का कोई लेना देना नहीं है और जर्मन सिल्वर में सिल्वर ही उपस्थित नहीं होता। यहां पे सही आंसर है आपका सिल्वर। अगला क्वेश्चन देखो फटाफट। क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, टांका किसकी मिश्र धातु है? टांका किसकी मिश्र धातु है? क्वेश्चन बताइए, टांका इनमें से किसकी मिश्र धातु है? वेरी गुड,
प्रिंसी ओमर एक्सप्लेन कर रही है, वेरी गुड बेटा, गॉड ब्लेस यू, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रही है। राकेश रंजन झा, मिनी मिश्रा, अमित यादव, अभिलाषा, मिष्टी, चंद्रा, सुनील, वेरी गुड, आंसर पार्टिसिपेट करते हैं, वेरी गुड। अमित यादव, पप्पू कुमार, किशन ठाकुर, सुनील हरिपुरा, वेरी गुड गाइज, यू आर सीरियसली सो एक्टिव। गुड इवनिंग मैम, गौरव कह रहे हैं, वेरी गुड इवनिंग। चलो इधर लगे रहो। हाँ, टांका किसकी मिश्र धातु है? टांका होता क्या है? बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में समझो, टांका क्या होता है? इसको हम सोल्डर बोलते हैं। सोल्डरिंग रॉड आपने देखी होगी। सोल्डरिंग रॉड कहां देखी होगी आपने? इलेक्ट्रीशियंस के हाथ में, यूज्ड बाय इलेक्ट्रीशियंस, बिजली का जो काम करते हैं, आपने जो बिजली का काम करते हैं उनके हाथ में आपने सोल्डरिंग रॉड देखी होगी। कौन से वाले इलेक्ट्रीशियन? जो मोबाइल का काम करते हैं, मोबाइल मैकेनिक या टीवी मैकेनिक होते हैं, इनके हाथ में आपने अक्सर देखी होगी। नहीं देखी? चलो दिखाते हैं। सपोज आपने कहा मेरा स्पीकर प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा मोबाइल का, उसने पीछे से खोला ढक्कन, उसने कहा इसमें छोटे छोटे वायर हैं, वो थोड़े से चिपकन उनकी खत्म हो गई, तो तांबे के छोटे छोटे से पार्ट्स को चिपकाने के लिए मिश्र धातु का प्रयोग करते हैं। किसकी? लेड और टिन की। 50% जिसको बोलते हैं लेड और 50% टिन। तो ये लेड तथा टिन की मिश्र धातु होती है जिसको सोल्डर बोलते हैं। रॉड निकाली और जूते के पॉलिश जैसी डिब्बी, और आपने ऐसे करके टांका लगाते देखा होगा। चिपका के जोड़ना, दो शब्द होते हैं, मेरी बात सुनना। एक होता है मेटल वेल्डिंग और एक होता है मेटल सोल्डरिंग। सपोज किसी लोहे की चेयर पे आप बैठे हो, उसका पाया टूट गया, या आपके बालकनी पर ग्रिल लग रहा है, तो उसकी सोल्डरिंग करोगे, वेल्डिंग। ऑब्वियस सी बात है, वहां पे वेल्डिंग चलेगी। वेल्डिंग और सोल्डरिंग में मैम अंतर क्या है? वेल्डिंग का मतलब पिघला के जोड़ना। ये दो टुकड़े सपोज लोहे के टूट गए, इनको पिघला के जोड़ना। किससे पिघलाएंगे? इसको हम एसिटिलीन की ज्वाला से पिघलाएंगे। एसिटिलीन की, ऑक्सी एसिटिलीन की तेज ज्वाला डाली जाएगी तो ये जुड़ जाएंगे पिघल के। और जब चिपका के जोड़ते हैं तो मिश्र धातु यूज करते हैं जिसको हम टांका बोलते हैं। और चिपका के किसे जोड़ते हैं? छोटे छोटे से वायर्स को जोड़ा जाता है, ना कि फोल्डिंग बेड को जोड़ोगे। है ना? तो इस तरीके से याद रखिएगा, छोटी छोटी सी चीजें आपको कंफ्यूज कर देती हैं, है ना? चलो, मेटल विच इज बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इनमें से कौन सी धातु विद्युत तथा ऊष्मा की उत्तम चालक होती है? जल्दी से बताओ। धातु जो कि विद्युत तथा ऊष्मा की उत्तम चालक धातु है, भाई जल्दी से बताओ, उत्तम चालक धातु कौन सी होती है? चांदी विद्युत तथा ऊष्मा की उत्तम चालक धातु है। द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। महंगी होती है, इसलिए हम तारों में सेकंड बेस्ट ऑप्शन का यूज करते हैं, जैसे तांबा बोला जाता है। तो याद रखिए, चांदी ये विद्युत तथा ऊष्मा की उत्तम चालक धातु है। आपसे क्वेश्चन अक्सर पूछ लिया जाता है। अगला क्वेश्चन जल्दी से देखो। हाईएस्ट रिएक्टिव मेटल, आवर्त सारणी की सबसे उच्च अभिक्रियाशील धातु कौन सी होगी? इस सेशन को बच्चा कोशिश किया करो कि ये ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि तुम बिलीव नहीं मानोगे, इस सेशन का उद्देश्य ही सिर्फ मैं ये रखती हूं कि ये क्वेश्चन विद एक्सप्लेनेशन अगर किसी बच्चे की कॉपी में जा रहे हैं, काम चल जाएगा उसका आराम से। ये मेरे पेड बैचेस के बच्चे भी जानते हैं बहुत अच्छे से कि मैम थ्योरी कराने के साथ साथ जब ये एमसीक्यूज उठाती हैं, ठीक है, और इनको जब कराने के दौरान एक्सप्लेनेशन देती हैं, वो बच्चे के लिए एनफ है। लेकिन बच्चे कहीं ना कहीं सीरियस लेते नहीं। चलो, हाईएस्ट रिएक्टिव मेटल, जल्दी से बताओ, इनमें से कौन सी धातु पूरी आवर्त सारणी में सबसे उच्च अभिक्रियाशील धातु है? आंसर दो। ये चांदी के संग क्यों जा रहे हो? गोल्ड, चांदी। कुछ बच्चों ने, जैसे शंकर ने, श्याम ने, वेरी गुड, संतोष ने, रोहित, वेरी गुड, पूर्णिमा, रोहित, राकेश, साहू, बहुत सारे बच्चे सही आंसर दे रहे हैं। सारिका, संजीव, रमेश एंड सो मेनी मोर। चलो इधर देखो, फ्रेंशियम इज द राइट आंसर हियर। फ्रेंशियम इज द राइट आंसर हियर। फ्रेंशियम को मैडम फ्रेंशियम कैसे आ गई? ये फ्रेंशियम कैसे आ गई? जरा देखो भाई, फ्रेंशियम कैसे आ गई? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम। ऊपर से नीचे बढ़ते हैं, एटॉमिक नंबर 1, 3, 11, 19,
इसका आ जाएगा 37, मतलब 37, 55 और इसका आएगा 87। तो मैडम इसका हम क्या करें? सिंपल सी लैंग्वेज में समझिए कि ग्रुप में, किसी भी ग्रुप में जितना नीचे की ओर आओगे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा। एटॉमिक नंबर बढ़ने के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बढ़ेगा और इलेक्ट्रॉन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से उतना ही दूर हो गया। हाइड्रोजन का अगर आप स्ट्रक्चर बनवाओ तो न्यूक्लियस के जस्ट पास के शेल में एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। यहां एक प्रैक्टिकल चीज मैं आपको बताना चाहूंगी। परमाणु में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन मैडम क्या होता है? तुम इधर आओ, तुम इधर आओ, इधर देख भाई। हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1 कॉन्फ़िगरेशन 1, लिथियम 3 कॉन्फ़िगरेशन 2 1। वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसमें के शेल में, इसमें एल शेल में, है ना। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, ऐसे ही चलो मैं पोटेशियम का और लिख लेती हूं। अब यहां ध्यान से देखना, 281 के एल एम में पहुंच गया, है ना, और इसमें 2881 कहां? के एल एम एन में पहुंच गया, एन में। हाइड्रोजन में अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन तुम न्यूक्लियस के जस्ट पास दिखाओगे तो पोटेशियम में यही इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के यहां पे दिखाओगे, के एल एम, ये रहा एन, एन में दिखाओगे। जल्दी से बताओ, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है, ये वाला इलेक्ट्रॉन है, ये वाला जो कि दान होना है, ये हाइड्रोजन में सबसे पास है या पोटेशियम में सबसे पास है? तो अभी आप तुरंत बोलोगे कि मैम उसमें काफी बिल्कुल पास है। तो ये भी तो देखो, इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा आकर्षण बल किसके संग लग रहा है? इलेक्ट्रॉन के ऊपर न्यूक्लियस के द्वारा हाइड्रोजन में। संयोजक इलेक्ट्रॉन जिसको हम बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कंसेप्ट को समझो, रटो मत, इतना बुरा सब्जेक्ट नहीं है केमिस्ट्री। वैलेंस इलेक्ट्रॉन जब ऊपर से नीचे आप किसी ग्रुप में बढ़ते हो तो एटॉमिक रेडियस बढ़ने के साथ साथ वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से उतना दूर होता जा रहा है, नाभिक से दूर होता जा रहा है। और नाभिक के द्वारा, नाभिक क्योंकि न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट होते हैं? प्रोटॉन, और बाहर के शेल्स में इलेक्ट्रॉन। एक आकर्षण बल लगाया जा रहा है, पॉजिटिव अट्रैक्टिंग नेगेटिव चार्ज विच इज इलेक्ट्रॉन। लेकिन इस शेल में अगर इलेक्ट्रॉन होगा तो बहुत ही स्ट्रांगली बंधा होगा, और जितना नीचे की ओर आएंगे इसमें ढीला होता जा रहा है। और नीचे जब आओगे तो फ्रेंशियम, अब वापस आ जाओ इधर, यहां क्या बता रहे थे हम? फ्रेंशियम, फ्रेंशियम सबसे नीचे आ जाती है। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम सबसे नीचे। इसका एटॉमिक रेडियस सबसे ज्यादा होगा, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन सबसे ढीला। अब क्वेश्चन क्या है? सबसे उच्च अभिक्रियाशील धातु, मतलब जो जल्दी से दान कर दे इलेक्ट्रॉन। जिसमें संयोजक इलेक्ट्रॉन जितनी दूरी पे होगा उतना ही नाभिक से कम आकर्षण बल में बंधा हुआ है, उसको दान करना उतना ही आसान है। फ्रेंशियम के एटॉमिक रेडियस इतना ज्यादा होता है विद द एटॉमिक नंबर 87 कि इसमें हल्का सा इस एटम को एनर्जी प्रोवाइड करने पर, हल्की सी ऊर्जा देने पर बाह्य स्रोत से, ये तुरंत इलेक्ट्रॉन का दान कर देता है। विद द बिग एटॉमिक रेडियस इलेक्ट्रॉन डोनेशन इज इजी एंड द रिएक्टिविटी इज गोइंग टू इंक्रीज। अभिक्रियाशीलता किसी समूह में ऊपर से नीचे बढ़ने पर, परमाणु त्रिज्या बढ़ने के कारण, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होने के साथ साथ इलेक्ट्रॉन डोनेशन आसान हो जाता है। बस ये है कंसेप्ट। और फ्रेंशियम जल्दी से इलेक्ट्रॉन दान कर देगा। मेरे से कई बार बच्चे पूछते हैं कि मैम हाइड्रोजन को नॉन मेटल क्यों बोलते हो आप? यहां से यहां तक तो मेटल काउंट करते हो, हाइड्रोजन को नॉन मेटल बोलते हो, क्यों? बिकॉज इसकी रेडियस जरा सी है, एक ही इलेक्ट्रॉन बिल्कुल खोपड़ी पे है न्यूक्लियस के सबसे पास है। इसको डोनेट कराने के लिए तुम्हें काफी ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। आज एक्चुअली तुम्हारी मेटल की पहली क्लास है, दिक्कत हो रही होंगी चीजें, लेकिन एक एक चीज क्लियर करेंगे इसी क्लास में, ठीक है? आज का सेशन इतना ही रखते हैं। जो भी चीजें आपको क्लियर हुई हो,
ठीक है, उनको फटाफट कॉपी पेन पे नोट कर लेना, और YouTube पे पड़ी हुई वीडियो है, बैक में जाके 70 बार पॉज करो, बट चीजों को कॉपी में नोट कर लो। ठीक है, थैंक यू सो मच। आज का सेशन इतना ही रखते हैं। एन सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर लिए, और हर उस बच्चे की कॉपी में पहुंचाइए जिसको सच में एक अच्छे क्लास की आवश्यकता है, और ऐसे टीचर्स की आवश्यकता है जो कहीं ना कहीं अच्छी नियत से और कहते नहीं साफ दिल से उतरे हैं। ठीक है, फिर से बता दूं कि आपका जो नया एकलव्य बैच है वो आने वाला है मात्र 499 रुपए में। ठीक है, बाकी मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगी, तुम खुद भी समझदार हो, आजकल लोग 500 रुपए का पिज्जा पाक खा के फेंक देते हैं। खैर ठीक है, तो इसमें हम लोग बहुत गुरु दक्षिणा नाम इसीलिए रखा है क्योंकि वाकई में ये गुरु दक्षिणा जैसा बैच है 499 रुपए में, है ना, जिसमें हमने आपको बताया कि लेक्चर के साथ साथ पीडीएफ तो देंगे ही देंगे। अब तक के जितने फ्री सेशंस हुए हैं आपके एग्जाम से रिलेटेड, उन सब का वीडियो प्लस पीडीएफ मिलेगा आपको, प्लस इसके अलावा टेस्ट सीरीज फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। थैंक यू सो मच। आज का इतना ही रखते हैं। सी यू टुमारो एट द सेम टाइम।